रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो भी हम चीज़ें दे रहे हैं सामने वाले को, अभी कोई एक चीज़ आप देते हो कहीं पे, उसमें पॉल्यूशन के आपने क्या यूज़ किया है, उसमें कौन से केमिकल यूज़ हुए हैं, कौन सी प्रोसेस यूज़ हुई है, कुछ कंट्रीज में वो नहीं चलेगा, तो पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट उनको चाहिए, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए आपके प्रोडक्ट में से, ऐसा होगा तो ही वो आपके पास से माल लेगा। तो आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या ऐसे सर्टिफिकेट्स या रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, फिनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ लोग जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है काम करेंगे ही नहीं, उनके साथ होगा ऐसा। ऐसे अलग अलग किसी को एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो चाहिए, हाँ। सो अलग अलग टाइप के ऐसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगे। सोशल, अभी बहुत सारे एमएनसी के साथ अगर आप काम करोगे ना, सपोज इफ़ यू वांट टू, अगर आपको वॉलमार्ट को सप्लाई करना है या ऐसे कोई बड़ी कंपनी को सप्लाई करना है, आइकिया वगैरह, तो उनके 100-200 कंडीशंस होते हैं, मतलब टिक मार्क करते हैं, ये चीज़ है कि नहीं है, ये की चीज़ है कि नहीं है, ये चीज़ है कि नहीं है, सोशली अभी एक अपने पास इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत वहाँ पे है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आपके पास जो जॉब है उसमें आपकी पॉलिसी है ना ऐसा कि वो जॉब में मेल या तो फीमेल को भी वो जॉब मिल सकती है, अगर वो हैंडीकैप होगा तो भी मिल सकती है, किसी भी कल्चर का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी कलर का होगा तो भी उसको जॉब मिल सकती है। ऐसी पॉलिसी है कि नहीं है, और आपने ये सबको बताया है कि नहीं है। ऐसे तो कितनी चीज़ें पूछते हैं, लेडीज़ के लिए आपके पास क्या है, एड्स अवेयरनेस के लिए क्या है, फायर के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, चाइल्ड लेबर नहीं कराते हो ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट का पॉलिसी है कि नहीं है, कितनी चीज़ें पूछते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी डिटेल में जाते हैं, जब तक वो चीज़ें हम प्रूव नहीं करेंगे लेंगे नहीं हमसे माल है। तो हमको ये समझना है कि हमारे इधर हमारी इंडस्ट्री में क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो पास हमको करना पड़ेगा। B2B में एथिकल स्टैंडर्ड्स, हम अपनी प्रोडक्ट में कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं कर रहे हैं, कहीं पे एनिमल राइट्स का वायोलेशन नहीं कर रहे हैं, कहीं पे सोशली किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। फिनेंशियल डिसिप्लिन है कि नहीं है, मतलब हम कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं करते हैं या कुछ गलत प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, हमारा बिजनेस क्लीन है वगैरह, ये उनको जानना है, राइट। हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉपरली एम्प्लॉय के पास क्लैरिटी है कि उनको किस तरह से बिहेव करना है, वो हमने कल्चर सेट करके रखा है कि नहीं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हमारे हाई हैं, ये उनको एक्सपेक्टेशन होती है। ये थे 4 जिसको हम कहते हैं टेबल स्टेक्स, मतलब मिनिमम चीजें इतनी तो होनी चाहिए, इसके अलावा B2B में शायद लेंगे नहीं आपके पास से माल। उसके बाद 5 ऐसी चीजें हैं जो फंक्शनल चीजें हैं, उसमें से एक है इकोनॉमिक, मतलब कि आपका माल लेने से उसका सेल्स बढ़ना चाहिए, शायद ऐसी प्रोडक्ट आप बनाते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी है, मतलब ट्रांसपोर्टर हैं आप, या आप कुरियर से माल इधर से उधर, या क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं, लॉजिस्टिक में हेल्प करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, तो इससे उसकी टॉप लाइन बढ़ने का चांस है। क्योंकि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन से, अभी सपोज राजस्थान में उसका माल नहीं बिकता है और आपका ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हुआ तो शायद उसका बिकने लगेगा, तो दैट इज पॉसिबल। तो उससे उसका टॉप लाइन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, कंसल्टिंग, जो बहुत सारे आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे उसको ग्रो करेंगे। तो अगर आप ये बिजनेस में हैं तो कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, राइट। मार्केटिंग, अगर हम एजेंसी हैं तो कस्टमर को, अपने बिजनेस को, कस्टमर बिजनेस को इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। छठा जो पॉइंट है जो शायद B2B हमसे एक्सपेक्ट करता होगा कि उसकी कॉस्ट कम होगी, हमसे माल खरीदने में उसकी कॉस्ट कम होगी। सो देखो, लोग, कंपनियां मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों, मतलब मैन पावर बाहर से हायर कराती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेते हैं, क्योंकि अपना कॉस्ट कम हो उसके लिए। बहुत सारा ऑटोमेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हमारी कॉस्ट कम कर सकती हैं। तो हमारे कस्टमर किस तरह से कॉस्ट कम कर सकता है, हमारी प्रोडक्ट में से उसकी कॉस्ट कम हो सकती है कि नहीं, उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी ना। अगर हम सोच लो कि मार्केटिंग एजेंसी हैं तो हमसे चाहता है कि आप हमको कुछ ऐसे आइडिया दिखाओ कि मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट कम हो, राइट। तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग कुछ आइडिया दिखा सकते हैं या कुछ और कॉस्ट कम कर सकते हैं, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो आपके बिजनेस में उसकी अपेक्षा है कि उसकी कॉस्ट कम हो, यस या नो, लिखते जाइए। प्रोडक्ट क्वालिटी, डेफिनेटली अभी किसी भी, चाहे वो B2C होगा या B2B होगा, क्वालिटी के बारे में हर बिजनेस को या हर कंज्यूमर को 100% एक्सपेक्टेशन होती ही है कि मैंने जो पैसा दिया है उसकी क्वालिटी मुझे मिलनी चाहिए। उसके बाद आती है स्केलेबिलिटी। अभी ये चीज़ें समझने जैसी है
कि बिजनेसेस को सोच लो, अगर हम EPABX लेते हैं, हमको बताएंगे कि अगर आपकी 8 लाइन आ रही हैं और सॉरी 1 लाइन आ रही है, उसमें से 8 आप बाहर एक्सटेंशन देते हैं तो आपको ये यूनिट लगेगा। 8 के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो 16, 16 कनेक्शंस बाहर आप दे पाएंगे, राइट, इस तरह से। फिर 32 या वॉट एवर यू नो। सो अभी इसमें उनको ऐसा होगा कि भाई 2-3 सालों के बाद तो हमारे 32 में से शायद 100 एम्प्लॉय होने वाले हैं। सो मेरा EPABX अभी ऐसा होना चाहिए कि 32 के बाद वो अटक नहीं जाना चाहिए, उसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। उसी तरह से CCTV का सेटअप होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, मोबाइल प्लान्स होगा, पता नहीं ऐसे बहुत सारी नेटवर्क्स होंगे कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है हमारी सर्विस या हमारा प्रोडक्ट भी उसी तरह से उनको विदाउट मच एक्सपेंस हेल्प कर सकती है, तो उनको हमसे काम करने में सुविधा होगी। इनोवेशन, कुछ नया नया कंटिन्यूसली लेके आते हैं हम, राइट, उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि जो ऑटोमेशन, देखो एक बहुत बड़ा ऑटोमेशन के टूल अगर हम देते हैं और बेटर सर्विस देते हैं कस्टमर को, हमारी प्रोडक्ट यूज़ करके अगर वो सर्विस अच्छी दे पाता है अपने कस्टमर को, सो वो हमारी प्रोडक्ट को पसंद करेगा। अगर हमारी प्रोडक्ट या सर्विस से उसकी क्वालिटी सुधरेगी, कंपनी की क्वालिटी सुधरेगी, तो वो पसंद करेगा। उसकी सेफ्टी बढ़ेगी, उनके लोगों की या उनके कस्टमर की सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ेगी, तो हमसे वो खरीद। प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरेगी या सर्विस अच्छी होगी, ये B2B को हमेशा चाहिए। तो हमारी प्रोडक्ट से ये उसको एक्सपेक्टेड है कि नहीं, जरा सोचो। नेक्स्ट, उसका बिजनेस अच्छी तरह से चले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें शायद हमारी प्रोडक्ट हेल्प कर सकेगी। क्या हमारी प्रोडक्ट उसका टाइम बचा सकती है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हाँ, बहुत सारे कम्युनिकेशन के टूल्स, उनका टाइम बचा सकती है। ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक के सॉल्यूशंस, उसका टाइम बचा सकती है। कि तो क्या मेरी प्रोडक्ट उस लाइन में आती है? जरा सोचो। उनका एफर्ट कम कर सकती है। बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर का एफर्ट, अभी देखो बारकोडिंग या ऐसे ऑटोमेशन के, इन्वेंट्री के सॉल्यूशंस हैं, वेयरहाउसिंग हैं, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग, कंपनी 200-500 एम्प्लॉई हैं, उनका अटेंडेंस आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो उसके सॉल्यूशंस हैं अभी कि खाली थंब से रिकॉर्ड हो जाएगा, अभी फेस वाले भी आए हैं, या कार्ड से रिकॉर्डिंग होगा ऐसा। फिर ट्रेनिंग अगर आप दे सकते हैं जिससे कि उसका एफर्ट कम होगा और जल्दी से काम होगा। नेक्स्ट इज तकलीफें कम होगी, हैसल्स कम होगी, सामने वाले कस्टमर की, बिजनेस की तकलीफें, हैसल्स कम होंगी। अभी ऑटोमेटिकली पेरोल कैसे जनरेट हो, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो और सीधा सैलरी का स्टेटमेंट बन जाए, ऐसे अगर सॉल्यूशन हम देते हैं। सैलरी अकाउंट्स, बहुत यू नो सैलरी अकाउंट्स ना, सैलरी अकाउंट्स क्या होता है? सैलरी अकाउंट्स बैंकें खोलती हैं, हमको बुलाते हैं, मतलब अरे हमारी कंपनी में आते हैं, खुद इधर ही खोल के जाते हैं, अपने सारे एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट खोलेंगे और वो जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट खोल के देंगे, यू नो। फिर हमको खाली सपोज हमारे पास 50 एम्प्लॉय हैं, हमको एक ही चेक देने का बैंक को, और ऑटोमेटिकली 50 एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में सीधा जिस तारीख को हम पेमेंट करेंगे सीधा उनके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो एक बहुत अच्छी, मतलब कितनी सिंपल हो जाती है पूरी प्रोसेस। पेरोल कैलकुलेशन कैसे करने का, उसका एक अलग सॉल्यूशन आता है। इस तरह से सैलरी अकाउंट के बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। मेंटेनेंस सर्विस होती है बहुत अच्छी। फिर बहुत सारे देखो, सोडेक्सो कार्ड आपको मालूम है ना, सोडेक्सो कूपन्स, राइट, वो एक करेंसी की तरह भी यूज़ होते हैं, लेकिन किधर भी जाएगा अभी उसको हमको कंट्रोल करने का है कि उसका खर्चा कैसे कंट्रोल करेंगे। जो फील्ड में स्टाफ घूमता है तो उसको सोडेक्सो के पास दे देते हैं, 100 रुपये का, 200 रुपये का, वॉट एवर कूपन्स, यू नो। सो ये भी एक उनका हैसल्स कम हो जाता है, तकलीफें कम हो जाती हैं ऐसी। तो हमारी प्रोडक्ट में भी ये शायद एक्सपेक्टेशन उसको होगा। क्या हमारी प्रोडक्ट बिजनेस को, सामने वाले बिजनेस को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है? गूगल एनालिटिक्स ऐसी सर्विस है जो हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको दे सकती है। फिर अटेंडेंस मशीन हम यूज़ करते हैं, ERP सॉफ्टवेयर, हाँ, आप में से किसी की कंपनी में है ERP? या सो उससे बहुत सारा हमको एक ही स्क्रीन पे बहुत सारा चीज़ समझ में आ सकता है, तो इससे इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। शायद हम ERP सप्लायर होंगे तो ये सब पॉसिबल है। ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस में एक दूसरे को, मतलब एम्प्लॉयज़ को या बॉसेस को आपस में और बहुत सारे ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। सब अभी वापस CRM सॉफ्टवेयर कैसा होता है? फील्ड में अगर हमारा स्टाफ काम कर रहा है तो जिस कस्टमर के पास पहुंचा ना, उसी वक्त अपने को इधर इंफॉर्मेशन आता रहेगा कि अब ये किधर पहुंचा, वापस मेरे मोबाइल पे सीधा इंफॉर्मेशन आएगा, यू नो। इवन
उसके अगर जीपीएस कनेक्शन किया होगा तो आप इधर बैठ के ट्रैक करोगे कि अभी वो मेरे को बोल रहा है नागपुर में, लेकिन नागपुर में है कि नहीं है, नागपुर में किस रोड पे कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आपको मिलेगा, यू नो। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। तो शायद अगर हम ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ताकि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ट्रांसपेरेंटली सबको पता चले, तो ये सारे सॉल्यूशन अगर हम देते हैं तो हमको एप्लीकेबल है। अवेलेबिलिटी, देखो अगर हमारे सर्विस यूज करके हमारी प्रोडक्ट अलग अलग जगहों तक पहुंच सकती है, वेयर हाउसिंग, बिजनेस वाले अगर रिलायबल हमको कुरियर सर्विस अगर पसंद करनी हो तो मालूम है कौन सा कुरियर को सिलेक्ट करते हैं? ब्लू डार्ट। हाँ, बॉम्बे में विचार है, एक इधर से मुझे चेन्नई भेजना है या हैदराबाद भेजने का है, कलकत्ता भेजने का है, तो विच इज द मोस्ट रिलायबल कुरियर टुडे? ब्लू डार्ट। इतना महंगा होगा फिर भी उसी को यूज करेंगे, क्योंकि उसने बोला 12 बजे तो 12 बजे, उसके पहले डेफिनेटली उसके पहले पहुंचेगा, उसके लेट नहीं होगा। तो ये जो इमेज है, कहने का मतलब है कि अवेलेबिलिटी, मेरी प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल हो सकती है, ऐसा मैं कंफर्म बोल सकता हूं। तो क्या हमारी प्रोडक्ट के बारे में उसको ये विश्वास होगा कि जब भी चाहिए तभी जस्ट इन टाइम डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगेन वैरायटी, जिस तरह से एक एंड कस्टमर को चाहिए, B2B कस्टमर को भी डेफिनेटली वैरायटी ऑफ सर्विसेज तो चाहिए ही चाहिए। कॉन्फ़िगरेबिलिटी, मीनिंग अगर हमारी प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और हम उसको जोड़ के कुछ उसके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन दे सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ERP सॉफ्टवेयर है, अभी ट्रैवल इंश्योरेंस है, आप लोगों ने अगर लिया होगा तो अगर आपके लोग फील्ड में काम करते हैं और या ओवरसीज जाते हैं, बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो उनका एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड होती है कि हम बोलते हैं कि पूरे साल में 200 दिन का मैं ट्रैवलिंग ले रहा हूँ, ऐसा कुछ हमको करंट अकाउंट दे देंगे कि जैसे ही आदमी गया ना, उसका टिकट का इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके टिकट का इन्फॉर्मेशन दे दिया तो उसका इंश्योरेंस चालू हो गया। अपने को घर में बैठ के, इधर ऑफिस में बैठ के ही सब इधर इंश्योरेंस लेते रहने का, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी ये क्या होने वाला है जरा समझो। आप में से कोई क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा है अपने ऑफिस में? आपका सर्वर क्लाउड पे हो, ऐसा नहीं होगा, आएगा 4-5 सालों के अंदर आप लोग करोगे। मैं क्लियरली बोलता हूँ, क्या हो रहा है जरा समझना, और किस तरह से ये कंपनियां काम कर रही हैं। शायद मैं यही बोलता हूँ कि अपने को पता नहीं है क्या हो रहा है। अभी का आपका, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपके मशीन, आपके ऑफिस में कंप्यूटर तो होंगे, उसमें आपको बहुत सारी तकलीफें होती होंगी। कभी डेटा चला जाएगा, कभी वायरस आ गया, ये हुआ वो हुआ, खराब हो गया, यू नो, ऐसे सारी तकलीफें आती है आपको, बराबर। उसमें भी अगर आपकी ब्रांचेस हैं तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको सर्वर बनाना पड़ेगा, उस सर्वर को हमेशा चालू रखना पड़ेगा, फिर उसमें हैकिंग का प्रश्न आएगा तो एंटीवायरस लगाना पड़ेगा, फायरवॉल लगाना पड़ेगा, 1000 चीजें एक एक करके ऐड होंगी, बराबर। ये सारी चीजें अगर हमको खुद को मेंटेन करनी है तो बहुत खर्चा, बहुत सारा स्पेशलिस्ट मैन पावर, बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारा टेंशन है। उस सारी चीजों को जेफ बेजोस को बराबर पता चल गया है, ये सारी तकलीफें आ रही हैं अमेजोन के बॉस को। तो उन लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग आज से 13 साल पहले 2005 में चालू किया था। अमेजोन का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है मालूम है? अपने को लगता है अपनी दुकान, रिटेल बिजनेस उसका सबसे बड़ा बिजनेस है ना। अमेजोन का बिजनेस रिटेलिंग सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है अमेजोन वेब सर्विसेज, AWS। सबसे ज़्यादा पैसा उसको वहाँ मिल रहा है। हमारे बहुत सारे जो जो सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं ना, अभी सोच लो हम ऐप एक यूज़ करते हैं, मतलब क्या हो रहा है जरा समझो कि बहुत कुछ हो रहा है और हम खाली अलिप्त हैं उससे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा है, वो हो रहा है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सुविधा है कि मुझे अपना कंप्यूटर इधर कम से कम रखने का, और मेरी 10 ब्रांच हैं तो मुझे सर्वर रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 ब्रांच को डेटा कैसे मिलेगा? सर्वर होगा तो ही मिलेगा। वो सर्वर अमेजोन बोलता है मेरी ऑफिस में रखो, तो बराबर, मतलब तुम्हारा सर्वर होगा ही नहीं, मेरा सर्वर है, उसमें तुमको कनेक्शन दे देता हूं, तुमको कितना जीबी डेटा चाहिए मैं दे देता हूं ना, तुम उधर रखो, अपना सर्वर है ऐसा मान के रखो। और आपको खुद को सर्वर एस्टेब्लिश करने में 5 लाख रुपए का खर्चा लगता होगा, मैं साल का 1 लाख रुपया लूंगा आपके पास, और कोई टेंशन नहीं। AC में मेंटेन करूंगा, मैन पावर मेरा, एंटीवायरस मेरा, सब कुछ मेरा, सिक्योरिटी मेरा, सेफ्टी मेरा, आपको कुछ नहीं करने का, प्लग लगाने का इंटरनेट का, यूज करो मेरा सर्वर, यू नो। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये आ रहा है, ये मतलब आ गया है ऑलरेडी, और धीरे धीरे हमको भी उधर जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। सो ये ऑप्शन है कि जो बहुत सारे बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, तो शायद हमारी प्रोडक्ट से भी ये एक्सपेक्टेड होगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, आजकल हर बिजनेस को ये एक्सपेक्टेशन है, अगर हमारा कस्टमर बिजनेस है तो सामने हमारा कस्टमर भी बिजनेस, कि हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल हों, है कि नहीं? 24/7 एक्सपेक्टेशन उनको होती है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूं बहुत सारे लोगों को
कि हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि हम संडे को फ़ोन नहीं उठाते, या हमारे स्टाफ को ऐसा होता है। ये ट्रेंड गलत है। अगर आज के समय में कस्टमर को सर्विस देनी है तो आपके पास ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आपका बिजनेस आपके कस्टमर के लिए 24/7 पर्टिकुलरली B2B में अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, अच्छा, दूसरा एक बोलता हूँ बिजनेस ओनर्स को भी खास से, कि कम्युनिकेशन में कभी भी अगर हमको किसी का मिस कॉल आया या व्हाट्सएप से या SMS से या ईमेल से कैसे भी मैसेज आया, उसको उसी दिन कम से कम जवाब जाना चाहिए। उस वक्त नहीं दे पाओगे, ठीक है, अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आज दिन खत्म होगा उसके पहले कम से कम मेरा जवाब जाना चाहिए। कुछ लोग नहीं देते हैं और आज के समय में ये प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिवनेस B2B में बहुत हाई होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में कभी भी ढील नहीं करने का, क्योंकि जमाना ऐसा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है। एक्सपर्टाइज, अभी सोच लो कोई एक कंपनी है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे एक वाटर प्यूरिफिकेशन का सर्विस देती है, मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट इंस्टॉल करके देते हैं। सो ना वो बहुत स्पेशलाइज सर्विस है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, राइट। तो मैं उनके ऊपर डिपेंड करता हूँ टोटली, राइट। तो वो एक्सपर्टाइज उनके पास से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार इनको मालूम है कि ये क्या होता है, किस तरह से। सो अगर हमारा B2B कस्टमर है, सो उसको कुछ चीज़ें हमसे ही इंफॉर्मेशन राइटली मिल जाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर हमारी एक्सपर्टाइज के ऊपर उसको भरोसा रहेगा और हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कमिटमेंट, कि जनरली हम कस्टमर को कैसे देखते हैं। कस्टमर मतलब बकरा, बराबर। कस्टमर और पार्टनर में क्या फर्क है? कस्टमर और पार्टनर में क्या फर्क है? कस्टमर से अपने को गेन होता है, हाँ, लेके जाता है। या राइट। तो ये आप तो उल्टा बोल रहे हो अभी। लेकिन जिस तरह से पार्टनर को ग्रो होने में हम इंटरेस्ट रखते हैं ना, उसी तरह से अपने को B2B के मामले में तो खास, कि हमारा बिजनेस उस तरह से सामने वाले बिजनेस को हेल्प करना चाहिए कि वो ग्रो हो। वो ग्रो होगा तो ही मैं ग्रो होऊंगा। तो ये पार्टनरशिप अप्रोच बहुत जरूरी है। हमारा कमिटमेंट उस टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको दे दिया ना सॉफ्टवेयर, अभी मैंने आपको कंप्यूटर दे दिया ना, अभी नहीं चलता है तो मैं क्या करूं, राइट। सोमवार को फोन करना, आज तो छुट्टी, आज तो कोई मिलेगा नहीं, उसका काम अटकेगा। वो लोग संडे को काम करते हैं, उनका शॉप है, संडे को चालू रहता है। मेरा कंप्यूटर का मेंटेनेंस का काम है और मैं संडे को नहीं भेजूंगा, उसका बिलिंग अटक जाएगा। तो आपको लगता है वो रिन्यू करेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट? नहीं करेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कमिटमेंट 100% होना चाहिए कि मैं जो दे रहा हूं उसमें, हाँ, पहले से अगर बता ही दिया रहता है कि संडे को मैं सर्विस नहीं देता हूं, या बता दिया होगा तो नहीं, बट अगर मैं हूं जो संडे भी सर्विस देता है तो वो मेरे पास आएगा। यस। अगर आप नहीं देते हैं और यहाँ पे दूसरा कंपटीटर देता है तो क्या होगा, समझे। तो ऐसा है ना ये सिचुएशन। मतलब B2B में ये B2B बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान इसलिए रखना पड़ता है। एक कस्टमर लूज करते हैं ना हम, बहुत बड़ा वॉल्यूम जाता है। B2C में इतना वॉल्यूम नहीं जाता है क्योंकि बिजनेस की साइज कंपेरेटिवली छोटी होती है। B2B में बिजनेस वॉल्यूम साइज इज बिग। सो एक कस्टमर को लूज किया मतलब उसका 10 कस्टमर नए आएंगे, उसमें से एक आध शायद ऐसा ही कस्टमर मिलेगा हमको। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कमिटमेंट होना चाहिए। 21 स्टेबिलिटी, हमारा खुद का बिजनेस कितना पुराना है ये हमारा B2B कस्टमर जानना चाहता है। अगर हम 15 साल पुरानी कंपनी है और दूसरा एक कंपटीटर 2 साल पुराना है, बराबर, तो सबसे पहले वो हमसे बिजनेस करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि 15 साल से कंपनी चालू है। सबसे पहले तो अभी तक उसने काम नहीं किया हमसे, हम दोनों ने पिच किया। मैं 15 साल पुरानी कंपनी हूं, वो 2 साल पुरानी कंपनी है, हम दोनों ने एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए पिच किया। तो सबसे पहले पसंद किसको करने की कोशिश करेगा? क्यों? एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस है, दूसरा है वो बोर्ड लगा हुआ है उधर। समझे ना, 15 साल से जो बोर्ड लगा हुआ होगा तो कुछ तो होगा ना, ऐसे ही नहीं खड़ा होगा वो बोर्ड, समझे ना। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, 80% ऑफ द कंपनीज क्लोज इन 5 years। तो वो बाहर निकल चुका है और उसमें से बाकी का जो 20% बचा ना, उसमें से वापस 80% मतलब 16 नेक्स्ट 5 साल में बंद हो जाती है।
तो 10 साल के बाद बाहर निकला है, इसका मतलब टोटल 4% ऐसे बिजनेसेस होते हैं 100 में से जो 10 साल के बाद की उम्र तय करते हैं, चलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि रेपुटेशन भी एक होता है ना, कि कितना बड़ा, कितना ड्यूरेबल है बिजनेस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है B2B के लिए। दूसरा, कल्चरली फिट। मेरा कल्चर और मेरे कस्टमर का कल्चर अगर फिट नहीं होता है, राइट। अभी देखो मल्टीनेशनल कस्टमर्स होते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, तो उनका कल्चर एक अलग होता है, हमारा कल्चर अगर अलग होगा। सोच लो, हमारा कस्टमर MNC है, होगा ना ऐसा, MNC। सो मल्टीनेशनल कस्टमर अगर है, अभी उन लोगों को सारा चीज ईमेल पे चाहिए, उनको सारा बिल में चाहिए, उनको जितने बजे बोला उतने बजे चाहिए, उनको कम्युनिकेशन जैसे इसी तरीके से करने का है, इसी तरह से क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा ही पैकेजिंग होना चाहिए, इसी तरह से डिलीवरी होना चाहिए, ऐसा ही अकाउंटिंग आना चाहिए, इधर ही बिल आना चाहिए, बहुत कुछ कंडीशन होती है। और हम में सब कुछ ढीला ढाला चलता रहता है, बिल भेजा नहीं भेजा, माल आज भेजा कल भेजा, ईमेल का जवाब दिया नहीं दिया, ऐसा। तो ये कल्चरल फिट बहुत जरूरी है। हम जिसको बेच रहे हैं, क्या हम उसके कस्टमर और वो हमारे क्या उनका कल्चर और हमारा कल्चर मैच होता है कि नहीं। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं वो टाइम में बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, बराबर। अभी आप में से कोई मॉल्स वगैरह को सप्लाई करता है, ऑर्गेनाइज रिटेल को, बिग बाजार को या ऐसा, हाँ, डीमार्ट, बिग बाजार, बराबर। अभी उन लोगों का कितना डिलीवरी शेड्यूल स्ट्रिक्ट रहता है पता है। वो क्या बोलते हैं, अगर आपको बिग बाजार को, रिलायंस को या ऐसा डीमार्ट या इन लोगों को माल बेचना है ना, वो आपकी गाड़ी का एक टाइम स्लॉट देंगे आपको, कि आज सपोज कि 22 तारीख है, 24 तारीख को मतलब मंगलवार को 4 और 6 के बीच में गाड़ी हमारे डिलीवरी सेंटर पे पहुंचना चाहिए। सोचो, समझे। तो ये टाइप की डिमांड्स है उनकी। यस, 4 बजे का अपॉइंटमेंट, गाड़ी अगर 3 बजे पहुंचा तो 4 बजे के पहले अंदर लेगा नहीं गाड़ी को, और लेट हुआ तो फिर वापस अपॉइंटमेंट लो, गाड़ी को खड़ा रखो। 6 बजे के पहले तुमको आने का था ना, तुम नहीं आया ना, गाड़ी ट्रक को साइड में रखो, ट्रक को वापस भेजेंगे वो लोग, वहाँ फिर से अपॉइंटमेंट लो, फिर से अपॉइंटमेंट परसों का मिलेगा, अभी 24 नहीं 26 तारीख, दो दिन गाड़ी को या तो खड़ा रखो या माल वापस लेके जाओ, वी डोंट वांट दिस, ऐसा। दूसरा होता है उनका फुलफिलमेंट रेट। फुलफिलमेंट रेट, मैंने अगर 100 पीस का ऑर्डर दिया, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो मेरा शेल्फ खाली रहा आपकी वजह से, तो आपको ब्लैक लिस्ट करते जाएंगे धीरे धीरे। ये माल देता ही नहीं है, पहुंच नहीं पाता है, टाइम पे नहीं आता है, क्वालिटी ठीक नहीं होती, कलर गलत होता है, पैकेजिंग में प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज बहुत सारे। सो ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब है कि हमको ये समझ लेने का कि इस कस्टमर को मैं दे रहा हूं तो इसकी इतनी सारी कंडीशंस होंगी, मैं दे पाऊंगा कि नहीं, राइट। तो ये बहुत चेक करना जरूरी है। ओके, शायद हमारी प्रोडक्ट उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी, ERP सॉफ्टवेयर, CRM सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये हो सकता है। शायद हमारी प्रोडक्ट से उसको एक्सपेक्टेशन होगा कि उसका बिजनेस सिंप्लीफाई होगा। अभी देखो वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस हैं, अगर मैं कुछ इंपोर्ट करता हूं तो मेरा माल सीधा मेरे गोडाउन पे आएगा, उसके पहले मेरे पास उतनी जगह नहीं है, तो मेरे पास बीच में एक ऑप्शन है वेयर हाउसिंग का, जहाँ पे मैं रख सकता हूँ। हाँ, मेरे को जब जरूरत पड़ेगी तभी मैं वहाँ से उठा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे AC होगा, ये सारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन होती है। टैली वगैरह जो सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग हमारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टोरेज सॉल्यूशंस होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। उसके बाद कनेक्शन, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक बिजनेस को दूसरे के बिजनेस के साथ जोड़ते हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हाँ, एग्जीबिशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो क्या हम इसमें से हैं? क्या हमारे कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन है हमसे? इंटीग्रेशन, हमारे बिजनेस को एक दूसरे के साथ, हमारे स्टाफ मेंबर्स को या हमारे कस्टमर्स को हमसे जोड़ने में जो हेल्प करता है बिजनेस, वो हमको चाहिए। तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर हैं, कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, PBX बोलो या ईमेलिंग सिस्टम बोलो, वेबसाइट बोलो, मैसेजिंग के टूल्स बोलो, ये सारी चीज़। सिस्टम इंटीग्रेटर, अभी देखो ये टेक्निकली भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है कि कितने सारे अलग अलग टाइप के PC से लेके सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप के स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, नेटवर्किंग के, कैमरा के, बारकोड के, ये सारे मशीन कितने कितने अलग होते हैं, एक बिजनेस के अंदर आते हैं। सारे मशीन एक दूसरे के साथ काम करने चाहिए, तभी उसमें से डेटा आएगा। तो ये हर चीज़ की डिमांड है। सो क्या हम इसमें से कोई चीज़ दे रहे हैं? अभी जो मैंने 4-5 चीज़ें बोली, उसमें से अगर दे रहे हैं तो वी आर हेल्पिंग देम इन इंटीग्रेशन। उसके बाद आता है क्या हमारा बिजनेस उनका रिस्क कम कर सकता है इधर भी। सो अगर हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम देते हैं, सिक्योरिटी सर्विस देते हैं, वारंटीज एक्सटेंडेड देते हैं, तो ये सारा चीज़ तो मेरे कस्टमर को रिस्क रिडक्शन की अपेक्षा है कि नहीं है। रीच,
क्या मेरी सर्विस से, क्या मेरे प्रोडक्ट से उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ सकता है। तो अगर मैं मार्केटिंग सर्विस देता हूँ, लॉजिस्टिक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एडवाइस करता हूँ, तो शायद ये मेरे लिए एप्लीकेबल है, मैं उनकी रीच बढ़ा सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी कि कभी कभी B2B को देखो, अभी आपने एक दूसरा के एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रियल लाइफ केटरिंग का जो बिजनेस आप में से किसी का है? केटरिंग? नो, ओके। अभी केटरिंग एक ऐसी सर्विस है, बहुत ही मतलब सीखने जैसा है कि सर्विस इंडस्ट्री में या प्रोडक्ट में किस तरह से मतलब वो लोग क्वालिटी दे पाते हैं, सर्विस अच्छी दे पाते हैं। दो अलग अलग आप लोगों ने अलग अलग शादियां अटेंड की होंगी, उसमें आपको दो टाइप के केटरिंग एक्सपीरियंस हुए होंगे। ओके, दिखने को तो दोनों सेम दिखेंगे आपको, बराबर। उधर भी प्लेट है, खाना है, काउंटर है, पब्लिक है, सर्विंग करने वाले हैं, लेकिन एक केटरर का खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे केटरर का खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? राइट, यही है कि दोनों के पास रिसोर्सेज सेम हैं, लेकिन उसका यूज कैसे कर रहे हैं, तो वो कस्टमर को एक्सपीरियंस किस तरह से होता है वो बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात आई, सो कुछ ऐसे केटर होंगे, सपोज आपकी शादी में आपने 1000 लोगों का उसको ऑर्डर दिया और आपने उसको बोला कि शायद अभी पता नहीं है कि 1000 के ऊपर शायद 200-300 एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। ओके, तो तू तैयार रहना, राइट। तो कुछ केटरर 1000 के बाद 50-100 के बाद थक जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका माल। और कोई एक ऐसा केटरर होगा, 1000 हुआ ना, 1000 का आपने बोला था ना, 1500 आएगा तभी हिलेगा नहीं उसका, कुछ चलता रहेगा, वो देख लेगा, वो पहले से उसको पता चलने लगेगा कि इधर 1000 नहीं, इधर 1500 लोग आने वाले हैं अभी हॉल का। मैं मिलता हूँ ऐसे केटरर को, वो किस तरह से स्टडी करता है मैं देखता हूँ। वो बोलता है 8 बजे मेरा खाना पीक पे आने वाला है ना, मैं 6 बजे से मैं देखना चालू कर देता हूँ कि भाई इधर हॉल में इतनी कैपेसिटी है, कितने लोग खड़े हैं, बराबर, कि 450 की कैपेसिटी है, 100 लोग तो खड़े हैं और इतने ऑलरेडी ये है, तो इन्होंने भले मेरे को 500 लोग बोले, लेकिन डेफिनेटली 800 होने वाले हैं क्योंकि और लोग अभी आएंगे। इस तरह से वो बहुत फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस देता है, तो कस्टमर को कोई टेंशन नहीं होता। तो उसके जो सप्लायर होंगे वो भी ऐसे ही होंगे ना कि भाई लास्ट मोमेंट पे फटाक से कुछ ना कुछ हमको प्रोवाइड कर पाए। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। कंपोनेंट क्वालिटी, हम जो कुछ भी देते हैं, हमारे जो कंपोनेंट हैं वो लोग जो यूज करेंगे उनको उसके ऊपर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। मतलब हमारा प्रोडक्ट यूज किया तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, ये कॉन्फिडेंस है ना, बराबर। अच्छा, दूसरा है मतलब मार्केटिंग के बारे में तभी हम बात करेंगे वापस। ये फेविकॉल का जरा स्टोरी समझने जैसा है। फेविकॉल का प्रोडक्ट क्या है? ये गम, एक स्पेशल एडेसिव, बराबर है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे कुछ फर्नीचर बनाने का है ना, तो मिस्त्री क्या लेके आता है? फेविकॉल का कैटलॉग लेके आता है, बराबर। वो कैटलॉग को फेविकॉल के साथ क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, बराबर है। फेविकॉल की प्रोडक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, राइट। तो क्यों बनाया उसने? क्योंकि किसका काम आसान कर रहा है? मिस्त्री का। मिस्त्री उसका B2B कस्टमर है, बराबर। तो मिस्त्री अगर फेविकॉल 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 करके घूमता रहेगा तो वो फेविकॉल ही लेगा ना फाइनली। सोच लो कितना लॉन्ग दृष्टि है कि हमारा कस्टमर कौन है। देखो हम क्या करेंगे, मिस्त्री को डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे, बराबर। उससे वो अभी का होगा, कल वापस भूखा हो जाएगा वो वापस, राइट। ये उसकी जिंदगी में ऐसा हिस्सा बन के आ गया अंदर, उसको मिस्त्री को पता ही नहीं है कि मैं उसका माल बेच रहा हूं बिना पैसे लिए। इस तरह से दिस इज व्हाट B2B समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने में, या उनका काम कैसे आसान करते हैं।